नमस्कार, आज की बात में आप सबका स्वागत है। कल बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोल होगा, मतलब दोबारा वोटिंग होगी। इनमें से कुछ बूथ्स पर ईवीएम में खराबी और कुछ बूथ्स पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों पर आज ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर असेंबली सीट के 15 बूथ्स पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। लेकिन राजनीतिक दलों का फोकस अब रीपोल से ज्यादा काउंटिंग पर है। कल रात जिस तरह से कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन सभी स्ट्रांग रूम्स के बाहर मुस्तैदी से जमा हैं जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के सारे आरोपों का जवाब दे दिया। कहा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, किसी ने ईवीएम्स को छुआ भी नहीं, सिर्फ बैलेट पेपर्स को छांटा जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला भी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता काउंटिंग को लेकर कल रात से ड्रामा कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग डे की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कल अपने अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस वक्त कोलकाता सियासत का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कोलकाता में जबरदस्त हलचल है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। सबकी बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर से। चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोलिंग यानी फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद आज चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगरहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग सेंटर्स पर कल दोबारा वोट डाले जाएंगे। मगराहाट वेस्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार गौर सुंदर घोष हैं। टीएमसी की तरफ से शमीम अहमद मुल्ला मैदान में हैं, जबकि इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने मगराहाट वेस्ट से अब्दुल अजीज अल हसन को उम्मीदवार बनाया था। जबकि डायमंड हार्बर सीट टीएमसी के पन्ना लाल हालदर का मुकाबला बीजेपी के दीपक कुमार हालदर से है। इस सीट पर 4 पोलिंग बूथ्स पर रीपोल होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मगराहाट वेस्ट, जहां हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त मौजूद हैं। पवन, मगराहाट वेस्ट के 11 बूथ्स पर रीपोलिंग के हालात क्यों बने, क्या शिकायतें आई थी जिसकी वजह से यहां पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है? सौरभ जी, मगराहाट की 11 की जगह 14 पोलिंग बूथ पर शिकायत आई थी, जिनमें से 11 पर रीपोलिंग हो रहा है। यहां 3 तरह की मुख्य तौर पर शिकायतें थी। एक स्कूल में 3 पोलिंग बूथ थे, वहां पर जो पोलिंग बूथ के लिए जो ईवीएम की बैलेट मशीन रखी गई थी, वहां पर सीक्रेसी लूज हुई थी। यानी जो पोलिंग चल रही थी उस पर नजर रखी जा रही थी कि कौन कहां वोट डाल रहा है। वोट पोलिंग सीक्रेसी लीक होने की वजह से 3 पोलिंग बूथ पर वोटिंग दोबारा करवाई गई। 3 जगह पर वेबकैम नहीं चला था, वेबकास्टिंग कंपलसरी थी, उसको कवर किया गया था, जिसके बाद उन सेंटर्स पर पोलिंग की गई। और बाकी बूथ पर टेपिंग का मामला सामने आया। एक सब्सटेंस एग्जैक्ट टेपिंग नहीं, शिकायत में कहा गया था अप्लाइंग सब्सटेंस ऑन द बैलेट बॉक्स, तो वहां कुछ सब्सटेंस लगाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। यह सबसे ज्यादा है। फाल्टा में अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन 14 में से 11 पोलिंग बूथ पर कल मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने स्थानीय स्तर पर खूब प्रचार किया गया है, लोगों को बताया गया है। और अब कोशिश इस बात पर होगी कि इस तरह की कोई घटना ना हो, मसलन ईवीएम के बैलेट बॉक्स के साथ कोई टेपिंग जैसी घटना ना हो, सर्विलेंस कैमरे ठीक ठाक चल रहे हों और वोटर सीक्रेसी को मेंटेन किया जाए, ताकि कोई ताक झांक कर ये आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन वोटर किसको वोट कर रहा है। ये मगराहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई पवन ने, जिसमें आपको बताया कि क्या शिकायतें थी जिनकी वजह से रीपोलिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना की डायमंड हार्बर सीट के 4 सेंटर्स पर भी रीपोलिंग का आदेश दिया है। डायमंड हार्बर में इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, आप वोटिंग के दिन इस इलाके में थे और बीजेपी ने साउथ 24 परगना के 16 बूथ्स पर रीपोल की रिक्वेस्ट की थी चुनाव आयोग से, क्या शिकायतें थी यहां पर?
देखिए, दूसरे चरण के मतदान में इस पूरे इलाके में लगभग 77 शिकायतें दी हैं चुनाव आयोग को, 77 बूथों की शिकायत, जिसमें सबसे ज़्यादा 32 फाल्टा की, 29 डायमंड हार्बर की और लगभग 14 थी वो मगरा हाट की। डायमंड हार्बर की जिन बूथों की शिकायत थी उसमें से सबसे पहले ईवीएम में टेप लगाने, उससे छेड़छाड़ करने, उसमें कोई तरल पदार्थ लगाने जैसी शिकायतें, और जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वाली शिकायतें आई थी, जिसकी स्क्रूटनी की गई। और उसके बाद 4 जो बूथ हैं 143 डायमंड हार्बर, उस पर रीपोलिंग की बात कही गई है। फाल्टा की सबसे ज़्यादा शिकायतें थी, हालांकि फाल्टा की अभी स्क्रूटनी चल रही है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन डायमंड हार्बर और मगरा हाट, इन दोनों सीटों पर रीपोलिंग हो रही है। जो हमारी इलेक्शन कमीशन के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि इन तीनों जो बूथों के नाम हमने बताए हैं, लगभग तीनों इलाके में जो शिकायतें थी लगभग सेम थी। ईवीएम में टेप लगाना या इस तरीके से कोई छेड़छाड़ की कोशिश, कोई तरल पदार्थ, कोई खुशबू जैसी पदार्थ लगाना, जिसका एक ही तरीके की वहां से शिकायत आई है। दूसरा, जो सीसीटीवी बाहर लगे हुए थे, यानी जब बूथ के अंदर घुसते हैं वहां पर उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश जो सीसीटीवी में कैद हुई है, उन तमाम वीडियो को देखने के आधार पर 77 जगहों से शिकायतें मिली थी, उसी आधार पर यह फैसला लिया गया है रीपोलिंग करने का। और डायमंड हार्बर 143 की 4 बूथों पर रीपोलिंग होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। बीजेपी ने मागरा हाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों की 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोलिंग का स्वागत किया है और फाल्टा सीट पर भी रीपोलिंग की मांग की है। फाल्टा वो सीट है जहां पर चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा पर टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान और उनके समर्थकों को धमकी देने का आरोप लगा था। जहांगीर खान ने भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दिन फाल्टा सीट पर कई जगह हंगामे की खबरें भी आई थी। आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्टा सीट पर तो दोबारा मतदान होना ही चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो फाल्टा के कम से कम 60 पोलिंग स्टेशंस पर तो रीपोल चुनाव आयोग करवाए ही। जो हुआ मंगराहाट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है, और पूरा फाल्टा सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्टा का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्टा का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने हिंसा करके बहुत सी सीटों पर रीपोलिंग की साजिश की थी, लेकिन बंगाल की जनता ने शांतिपूर्ण मतदान करके बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया। This was basically the strategy of the BJP party, that on the day of the poll, first phase or the second phase, they would provoke the other political parties. They would provoke the incidents where, anybody would, they would incite some kind of trouble, so that there could be massive repoll in many more booths. We did not respond or react to their provocation, and even our workers didn't. But wherever one or two incidents or whatever the repoll, it has been asked for. But this was the strategy of the BJP. They are not prepared, they are not winning, and for which they tried this devious, strategy that let's have a repoll in many places, and then again Bengal को बदनाम करो। शशि पांजा कह रही थीं कि बीजेपी ने पहले और दूसरे दौर की वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के वर्कर्स को टारगेट किया और हिंसा फैलाने की कॉन्स्पिरेसी रची ताकि बंगाल को बदनाम कर सकें, क्योंकि बीजेपी की कोई और ताकत नहीं है। लेकिन भला हो बंगाल की जनता का, इसने बीजेपी के इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने काउंटिंग में सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के चुनाव आयोग के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि चुनाव कराने वाले बंगाल सरकार के कर्मचारियों को काउंटिंग से बाहर कर दिया गया है। पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की अर्जेंट लिस्टिंग का आदेश दिया है। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच टीएमसी की अर्जी पर सुनवाई करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कई स्ट्रांग रूम्स में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं या रुक रुक कर काम कर रहे हैं।
आज शाम को टीएमसी के 3 नेता शशि पांजा, फिरहाद हकीम और असीम बसु कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले। हालांकि मनोज अग्रवाल की गैर मौजूदगी की वजह से तीनों नेताओं ने उनके मातहत अधिकारी के सामने अपनी शिकायत रखी। बंगाल के एसीईओ से कंप्लेंट करने के बाद टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ने टीएमसी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल के लिए हम चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार के पास। ओंकार, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद ज्यादातर बातें बंगाली में बताई थीं, तो आप वहां पर उस वक्त थे। अगर आप बताएं कि तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग से मिलकर क्या क्या बातें कहनी थी, उनकी क्या शिकायतें हैं। देखिए, आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शशि पांजा, इसके साथ साथ कोलकाता पोर्ट से उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के फिरहाद हकीम और एमएमआईसी असीम बसु तीनों एक टीम बना के सीईओ दफ्तर में पहुंचे। हालांकि वहां पर मनोज अग्रवाल मौजूद नहीं थे। उनके गैर मौजूदगी में एडिशनल सीईओ के साथ उनका बातचीत हुआ और इस बात जो कंप्लेन उन्होंने आज किया है सीईओ के पास, एडिशनल सीईओ के पास, वो है कि काफ़ी कुछ जगह है ऐसे जहां पर सीसीटीवी मैल फंक्शनिंग कर रहा है या फिर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। तो इसी विषय पे उन्होंने आज आरोप लगाया है कि नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी, मोयनागुड़ी से लेते हुए साउथ बंगाल का आउसग्राम, इसके अलावा होड़ीपाल से लेते हुए कस्बा तक काफ़ी जगहों पर ऐसे ही देखा गया है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है या फिर रुक रुक के काम कर रहा है। तो इस विषय पे उन्होंने ध्यान देने की कोशिश किया, ध्यान डालने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि इसका जो रियल टाइम फुटेज है वो रियल टाइम फुटेज उपलब्ध कराया जाए सभी पार्टियों को लिए, ना कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए, सभी पार्टियों के लिए ये उपलब्ध कराया जाए ताकि उस समय में क्या क्या हुआ है, अगर कोई इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश किया गया तो वो भी पकड़ा जा सके। तो इसको लेकर सीसीटीवी कैमरा को लेकर उन्होंने आज आरोप लगाया है कि काफी जगहों पर ऐसे ही देखा जा रहा है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, किसी किसी जगह पर रुक रुक कर काम कर रहा है। तो इसका जो रियल टाइम फुटेज है वो फुटेज उपलब्ध कराया जाए और आगे से जो सीसीटीवी कैमरा अभी इंस्टॉल किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उन पर भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे आरोप और फिर से ना आए। तो इस विषय पे उन्होंने आज एडिशनल सीईओ के पास कंप्लेन दर्ज करवाया। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार। चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच तथ्यों के आधार पर की। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद सिर्फ 15 बूथ्स पर रीपोल का आदेश दिया है। बंगाल का जो चुनावी इतिहास रहा है उसको अगर आप देखिए तो बंगाल में 4,500 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स में से सिर्फ 15 बूथ्स पर रीपोल होना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कल रात कोलकाता में जिस तरह स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ, उससे सबक लेकर आज बंगाल के सारे स्ट्रांग रूम्स के बाहर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके बाद इसकी वजह से ईवीएम स्ट्रांग रूम्स के 200 मीटर के दायरे में अब भीड़ जमा नहीं हो सकती। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल काउंटिंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बांकुरा जिले में थे। बांकुरा में 12 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती के लिए 3 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वैसे पूरे बंगाल में 459 सेंटर्स पर वोटों की काउंटिंग होगी। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास खुदीराम अनुशीलन केंद्र की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में ही नॉर्थ कोलकाता की 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम्स को रखा गया है। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी का जायजा लिया। कल यहीं पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स की गैर मौजूदगी में कुछ अज्ञात लोग स्ट्रांग रूम के अंदर घुसे और फिर वहां हेराफेरी करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया और बताया कि अलग अलग इलाकों के पोस्टल बैलेट्स की छंटाई के लिए पोलिंग पार्टी के मेंबर्स ही अंदर गए थे और इसकी जानकारी भी सारे उम्मीदवारों को ईमेल की मार्फत दे दी गई थी। कल के हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम्स की निगरानी के लिए सीसीटीवी फुटेज की एक्सेस भी सीमित कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को 10-10 आई कार्ड जारी किए हैं। पार्टी जिन 10 लोगों को नॉमिनेट करेगी वही 10 लोग सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग के लिए वहां पर मौजूद रह सकते हैं। अब तक स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी राजनीतिक दल या मीडिया के लोग भी देख सकते थे।
कल कोलकाता के एक सेंटर पर ऐसे ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीएमसी ने हेराफेरी का इल्जाम लगाया था और धरना दिया था। आज चुनाव आयोग ने नियम बदलने पर भी टीएमसी ने सवाल उठाए। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तानाशाही चला रहा है, कभी भी अचानक नियम बदल रहा है। पहले तो ये सिद्धांत एक तरफ से लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए हैं वो है कि जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे। यही ये सिद्धांत एक तरफा है। कितने एजेंट जा सकते हैं? कितने लोग? 10 कार्ड दिए गए हैं। कितने देर के लिए क्या शिफ्ट रखा है? नहीं, अब ये कोई 4 घंटा भी रख सकते, जो भी हो, लेकिन ये 10 लोग में से ही कोई एक जन जाएगा या 2 जन जाएगा, वो अभी तक तय नहीं हुआ। पहले 2 जन बोले, अभी बोल रहे 1 जन। हर समय जो बदलते नियम। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे हैं। कोलकाता के बेलाघाट से टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष आज भी नेताजी इंडोर स्टेडियम के पास बने खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कई घंटे तक स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी फुटेज को देखा। कुणाल घोष ने कहा कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गड़बड़ी कर सकती है। यहाँ पर तो एकदम फोर्ट बना दिया है। तो वहां पर हम सुबह आए थे, जो सीसीटीवी का जो स्क्रीन में कल मूवमेंट चल रहा था, वो स्क्रीन का क्या हाल है, वो स्पेशली ऑब्जर्व करने के लिए। अभी तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारा पास खबर है जे फिर वहां पर मूवमेंट हो सकता है। फिर कुछ बैलट आएगा, पोस्टल बैलट, और वहां पे मूवमेंट होगा। इसीलिए हम सब कैंडिडेट और एजेंट लोगों को हम इन्फॉर्म कर देते हैं, जो वहां पर अगर फिर से कोई मूवमेंट हुआ तो हम इसी को भी रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को वहां पर विटनेस वहां पर रहना चाहिए। ये बंगाल में एक बात है, सोर्सेर मध्य भूत, तो इसी कौन है? तो इसी तो भाजपा है। इसीलिए बाहर में हो सकता है इतना सिक्योरिटी, तो अंदर जो काम कर रहा है वो तो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी वापस आ रही है विथ ह्यूज मेजोरिटी, लेकिन ये हमारा ड्यूटी है। एक भी वोट, वो कोई कारछुपी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा लीडर ममता दीदी का ये पूरा ऑर्डर है, हमारा मॉनिटरिंग चलेगा और कैंडिडेट्स, एजेंट्स, वो बाय रोटेशन यहां पर मॉनिटरिंग में आएगा। असल में पोस्टल बैलेट में हेराफेरी का आरोप लगाकर कल इन्हीं कुणाल घोष और शशि पांजा ने नॉर्थ कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर जाकर धरना दिया था। बाद में बीजेपी के नेता और समर्थक भी वहां पहुंच गए थे और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की थी। हंगामे के बाद नॉर्थ कोलकाता की जिला निर्वाचन अधिकारी स्मिता पांडे ने मौके पर पहुंचकर टीएमसी के नेताओं को समझाया, बताया कि पोस्टल बैलेट को छांटकर बस अलग किया जा रहा था, अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी। हालांकि कुणाल घोष और शशि पांजा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंच गई थी। यहां उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर की ईवीएम्स रखी हुई हैं। पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम के अंदर जाने से रोक दिया। बाद में रिटर्निंग अफसर ने कैंडिडेट होने के नाते ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम के बाहर तक जाने की इजाजत दे दी। ममता बनर्जी रात को करीब 2 बजे तक स्ट्रांग रूम में ही बैठी रहीं। इस दौरान बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी के पोलिंग एजेंट सूर्यनील दास भी वहां पर पहुंच गए। वो भी ममता बनर्जी के साथ 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहे। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी पोस्टल बैलेट और ईवीएम में हेराफेरी करने के चक्कर में थी, लेकिन टीएमसी की अलर्टनेस की वजह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साजिश नाकाम हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर जनादेश के साथ किसी को गड़बड़ी नहीं करने देंगी, चाहे इसके लिए जान की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़े। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। वो देखने का बाद मैंने जब
सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख के आऊं। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरओ किसी से परमिशन लेके आरओ मेरे को घुसने दिया। क्या किया कल से हमारे को पता नहीं है। सील किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया। बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, आपको सेग्रीगेट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। हालांकि आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि ईवीएम की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। सेंट्रल फोर्सेज ईवीएम्स की निगरानी कर रही हैं। ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। ममता के आरोप पर मनोज अग्रवाल ने कहा कि उन्हें अब तक ईवीएम में टैंपरिंग की कोई लिखित शिकायत भी नहीं मिली। फिर भी एहतियातन स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा के इंतजाम और बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, टैंपरिंग हुई है, कोई कंप्लेंट आए बताइए कहाँ पे हुई है। खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टैंपरिंग कहाँ हुई है। सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टैंपरिंग कैसे कर लेगा। We are ready for any postponed violence. We have got extra forces also. We'll make extra deployment also, and even after the elections, lot of central forces will be here. आज भवानीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी भी कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम का मुआयना करने के लिए गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अंदाजा हो गया है कि वो चुनाव हार रही हैं, इसलिए उन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है। हालांकि इसका कोई असर नहीं होगा, ममता बनर्जी की विदाई तय है। एक तो देखिए, प्रत्याशी के नाते जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है। जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या है सब, क्या ड्रामाबाजी नहीं। वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था। वहाँ धरना प्रदर्शन करके बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया, वो राय को चेंज करना है, ये कि क्या है उनका, ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है। करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चल गया। आंकड़ा क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 4 तारीख को आ जाएगा दोपहर तक। लेकिन चेंज हो गया, ये तो सबको पता है। नया सरकार आया है, बीजेपी सरकार आ रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है, इसलिए टीएमसी को हर एक्टिविटी पर नजर रखनी पड़ रही है। टीएमसी के नेता फरहाद हकीम ने कहा कि वो भी अपने इलाके की ईवीएम काउंटिंग सेंटर पर गए थे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। इलेक्शन कमीशन आपका है, सेंट्रल फोर्स जो गार्ड दे रहा है वो आपका है, पूरा सिस्टम आपका है। टीएमसी की वोट लूट करेगा तब तो आपका जितना आदमी है वो सब गधा है। स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करना हर प्रार्थी का फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अपने जो ओपिनियन वो ईवीएम में दिया, और ईवीएम शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इलेक्शन कमीशन तो बायस है टुवर्ड्स बीजेपी, तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट, वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था, ये हमारे दिल को संदेह आया। और उसलिए मैडम भी अपने गए, हम भी अपने स्ट्रांग रूम में गए देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। हमको भी स्ट्रांग रूम के सामने नहीं जाने दिया, नीचे तक ही हम सीमित रहा। हम भी अपना सेंट थॉमस में गए थे तो हमको ऊपर नहीं जाने दिया, बोला आप कल सवेरे आइए, जब आरओ आएगा तब आइए। हम बोला ये रात को अगर आप साफ कर दीजिएगा हम सवेरे आके क्या करेंगे। अब रात को तो मर गए हैं, सवेरे सिर्फ जलाने का बाकी रह जाएगा।
बंगाल से बीजेपी के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने भी ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम में धरने को नाटक बताया। राहुल सिन्हा ने कहा कि टीएमसी को हार का इतना डर है कि हो सकता है कि 4 मई को ममता बनर्जी काउंटिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दें। लेकिन बात यही है, कोई ठोस सबूत उनका पास नहीं आए, कोई पुख्ता सबूत नहीं आए, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए ये ड्रामा उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस ड्रामा से तृणमूल का ही नुकसान होगा। तो विरोधी राजनीतिक दल इतना दिन करते थे, जो आरोप लगाते थे, आज ममता बनर्जी और उनका साथी वही आरोप लगा रहा है। मतलब काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया, इसलिए विपक्ष का आंदोलन कर रहा है। प्रैक्टिकली उनका पार्टी का अभी काउंटिंग में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं है। कारण तृणमूल कांग्रेस पार्टी चलता है तोलाबाजी से। जो तोलाबाजी नहीं रहेगा तो उनका पार्टी का कैडर कैसे रहेगा? इसीलिए काउंटिंग में आदमी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना कार्यकर्ता को जीवित करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नौटंकी तृणमूल के लिए ही भारी पड़ेगी। अभी पूरा जो नाटक हो रहा है, इस नाटक का अंत में ऐसा भी हो सकता है, जो रविवार तक, संडे तक उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम काउंटिंग को बायकॉट कर रहे हैं। कारण ये कर सकते हैं, कारण भवानीपुर में भी हारेगी, पूरा बंगाल में भी हारेगी। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि कल रात ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में जो धरना दिया था, वो असल में एक नए रोल की प्रैक्टिस है। ममता को मालूम है कि अब विपक्ष के नेता बनने वाली हैं वो, इसलिए अभी से उस रोल की प्रैक्टिस कर रही हैं। टोटल डिस्पैरेटनेस, बौखलाहट है। ममता बनर्जी अभी से ही समझ चुकी है कि उनका पार्टी हारने वाला है, इसीलिए वो अभी से ऑपोजिशन का जो रोल होता है, वो ऑपोजिशन की रोल की पालना करना शुरू कर दिया, धरना करना शुरू कर दिया। आगे आने वाले समय में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शायद बनेगी, उनकी पार्टी शायद उनको ही पद देगी और वो ऐसे बहुत सारे धरना करेंगे। अब ऐसे 10,000 लोगों की धमकियां देना, डराना उन्हें बंद करना चाहिए। 10,000 लोग खड़े करेंगे कि 5,000 खड़े करेंगे, बुलाइए तो सही, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला है आगे। ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 226 सीटें आ रही हैं उनकी। देखिए, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम काउंटिंग एजेंट्स वो जो है वो पहुंचे कम से कम काउंटिंग हॉल तक। नहीं तो हालात ऐसे है कि काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे। आप थोड़ा कान लगाइए उनके, वहाँ बहुत सारे जगह में काउंटिंग एजेंट नहीं निकल रहे हैं उनके, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जितने बड़े पैमाने पर इस बार बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, उसी से साफ है कि डरी तो बीजेपी हुई है और बीजेपी का ये डर बंगाल की जनता को अच्छा लग रहा है। और देखिए ना, अभी कल हम लोग थोड़ा प्रोटेस्ट किया तो आज पूरा ये मणिपुर कांगला फोर्ट बनाकर छोड़ दिया। उरी में सेना चाहिए, मणिपुर में आर्मी चाहिए, मणिपुर में ये इंतजाम चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर वो कश्मीर में अटैक रुक नहीं सकता, टूरिस्ट लोगों को मौत होता है, पुलवामा में आर्मी को बचा नहीं सकता, उरी में आर्मी को बचा नहीं सकता, मणिपुर जल रहा है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बंगाल में डेली पैसेंजरी कर रहा है, मणिपुर में नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो पूरा ये वार अनाउंस कर दिया बंगाल के पीपल के अगेंस्ट में। एक्चुअली उन्होंने डरा हुआ है और ये डर, भाजपा का ये डर हमें अच्छा लगा। ममता दीदी 230+ सीट लेकर वापस आ रही है। आज पश्चिम बंगाल का एक और एग्जिट पोल आया। वोट वाइब के एग्जिट पोल में भी बीजेपी के बंगाल जीतने की भविष्यवाणी की गई है। वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 143 से 163 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी के खाते में 127 से 147 सीटें जा सकती हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल में अन्य दलों को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर हम वोट वाइब के एग्जिट पोल को इंक्लूड करके सारे एग्जिट पोल्स का एक एवरेज निकालें तो उस पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 170 तक सीटें मिल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस 120 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं अदर्स के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज भी एग्जिट पोल्स को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने कल मीडिया को मैसेज भेजा था, वो मैसेज उनके पास भी आया था। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने सभी मीडिया वालों से कहा था कि उनको एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखाना है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। इससे असली नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिट पोल बीजेपी कल दोपहर 1 बजे 1
1 PM at 8 minutes. 1.8 मीन्स एक बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है। और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1.8 पे भेज दिया कोई प्रेस। दिखाओ क्या है। तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102.15 पे कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है। 2026 में 26 भी उतर जा सकते हैं। ममता बनर्जी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का समर्थन मिला। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एग्जिट पोल्स ने तो 5 साल पहले भी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा आया था। इसलिए सबको 4 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार करना चाहिए। मुझे ये बताएं ना, अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला? 5 साल पहले भी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, सारे एग्जिट पोल्स ने हुकूमत बीजेपी के हवाले की थी। क्या नतीजा निकला? तो अब हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना। मंडे को जिस दिन हम सलामी ले रहे होंगे सेक्रेटेरिएट में, उसी के साथ साथ नतीजे भी निकल रहे होंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, ये एग्जिट पोल जो है ये सब एक बार फिर गलत साबित होंगे। एक ने तो अपना एग्जिट पोल छापने से इनकार किया क्योंकि शायद उनको नतीजे एग्जिट पोल के अच्छे नहीं लगे, तो उसने एग्जिट पोल ही अपना बंद कर दिया। ये सिलसिला चल रहा है। पोलिंग खत्म होने के बाद असम, केरल, तमिलनाडु की राजनीति में सन्नाटा है। सारी पार्टियों के नेता खामोशी से जनता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अकेला बंगाल है जहां वोटिंग खत्म होने के बाद भी जबरदस्त हंगामा चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर्स पर जा रही हैं। बीजेपी के नेता ममता को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहली बार ममता बनर्जी परेशान दिख रही हैं और परेशानी की वजह है बंगाल की जनता जिस पर भरोसा करती है तो उसे काम करने के लिए लंबा वक्त देती है, और जब किसी को नकारती है तो वजूद ही खत्म कर देती है। लेफ्ट को 34 साल तक बंगाल के लोगों ने मौका दिया और जब हटाया तो लेफ्ट फ्रंट ही बंगाल में खत्म हो गया। लेफ्ट की जगह ममता बनर्जी को मौका दिया तो लगातार 15 साल तक सत्ता भी दी। अब अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और बंगाल में परिवर्तन हो रहा है तो फिर लंबे वक्त के लिए होगा। इसलिए ममता बनर्जी का परेशान होना लाजमी है। हालांकि अभी नतीजों के सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। असली रिजल्ट्स 4 मई को आएंगे, इसलिए 4 मई तक इंतजार करना सबके लिए बेहतर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पश्चिम बंगाल की एग्जिट पोल्स ने बांग्लादेश तक बेचैनी बढ़ाई हुई है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की संभावना से बांग्लादेश के सांसद परेशान हैं। बांग्लादेश की सरकार को लग रहा है कि बीजेपी अगर पावर में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। इसलिए बांग्लादेश की संसद में अभी से शरणार्थियों का मुद्दा उठने लगा है। बांग्लादेश की एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो बांग्लादेश को बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अख्तर हुसैन ने कहा कि रोहिंग्या पहले ही आ चुके हैं, अब भारत से घुसपैठियों को अगर निकाला जाएगा तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি। बांग्लादेश के ये सांसद अख्तर हुसैन कह रहे थे कि हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थिति में हैं जहां दुनिया की किसी भी मुसीबत का असर बांग्लादेश पर होता है। अख्तर हुसैन कह रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ चारों तरफ से ऐसी साजिशें चल रही हैं जिससे बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ आ सकती है। उन्होंने कहा कि पहले ही रोहिंग्या अंदर आ चुके हैं, अब भारत से घुसपैठियों को अगर निकाला जाएगा तो वह हमारे देश में शरणार्थी बनकर नहीं आएंगे, इसकी क्या गारंटी है। अख्तर हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को एकजुट रहना होगा वरना बड़ी मुश्किल होगी। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालेगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की गई है और बीजेपी इसे कामयाब नहीं होने देगी। क्या चाहते हैं? जो बांग्लादेश का पूरा आबादी हम लोग पश्चिम बंगाल का भीतर घुसा ले,
बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाए, बांग्लादेश के मुसलमान का कारण पश्चिम बंगाल में जो बसे हुए मुसलमान हैं उसका रोजी रोटी पर खत्म हो जाए, उसका ऊपर भी बांग्लादेश का थप्पा लग जाए। तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, किसी जमाने में वो लोग इस देश छोड़ के चले गए थे, उसको कोई भगाया नहीं। वो लोग नारा लगाया था, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसका नारा था। आज वो लोग क्यों आ रहे हैं? ये तो एक इंटरनेशनल साजिश है, उसका तहत हो रहा है। वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन since mid-80s. Our internal security has been compromised. We cannot and will not welcome it under any circumstances. And I think there should be a political consensus, mass awareness and joint action with state force and the central forces. बांग्लादेश की सरकार और वहां के नेताओं का परेशान होना ठीक है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों पर एक्शन तो होगा, और सिर्फ बंगाल में नहीं, असम में फंसे घुसपैठियों की शामत भी आएगी। अगर भारत बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगा तो वो बांग्लादेश ही जाएंगे। इसलिए बांग्लादेश के नेता अभी से परेशान हो रहे हैं। अब बात पंजाब की। आज पंजाब में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। मजदूर दिवस के मौके पर आज पंजाब विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न्यूनतम मजदूरी में 15% बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत पेश कर दिया। हालांकि 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 90 से ज्यादा विधायक हैं, इसलिए सरकार पर कोई संकट नहीं है। न किसी ने सरकार के बहुमत पर सवाल उठाया था। लेकिन पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद पंजाब में भी यह चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के दर्जनों विधायक बगावत कर सकते हैं। इसलिए भगवंत मान ने मौके का फायदा उठाया और सदन में खुद ही विश्वास मत पेश कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया और कॉन्फिडेंस मोशन ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे भगवंत मान गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के विद्रोह का दावा कर रहे हैं, उन्हें आज जवाब मिल गया होगा। भगवंत मान ने कहा कि आज सदन ने उनकी सरकार पर भरोसा जताया है। अगले साल चुनाव में पंजाब की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। कुछ पिछले दिनों के विच अफवाहां सी, सरकार दे 65 इधर ने, 64 उधर ने, 51 इधर ने, 52 उधर ने, ये इधर उधर का जिहड़ा इन्होंने पाया सी झमेला कांग्रेस वाले ने। अज वो कॉन्फिडेंस मोशन ते जो वोटिंग हो रही सी उदों आप मौजूद नहीं सीगे, मतलब घट्टो घट्ट विरोध तो कर देंदे। उन्हों का उत्थे ना होना भी अद्धी सहमति हुई है आम आदमी पार्टी नाल। ਇਹਦਾ मतलब इधर ज़्यादा सहमत ने, क्योंकि गैर हाजिर रहना भी अद्धी वोटिंग हो जाती है। सो इस करके मैं धन्नवाद करदा सारे MLA साहबान का, मेरे मंत्री साहबान का, मंत्री मंडल का, कि जिन्होंने मेरे दे विश्वास मेरे च प्रगट किया, मेरी सरकार च विश्वास प्रगट किया, तो लोगों के विच विश्वास प्रगट किया। तो पंजाब के लोग, मैनूं उम्मीद है कि 2027 च ही विश्वास जिहड़ा वो दुगना तिगना करके फिर दोबारा सानूं सेवा का मौका देंगे। हालांकि इससे पहले आज पंजाब असेंबली में खूब हंगामा हुआ। ऑपोजिशन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सारे विधायकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग की। ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सदन में शराब पीकर आए। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब विधानसभा में चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के सुखपाल खेरा बोल रहे थे। इस दौरान भगवंत मान खड़े हुए और विपक्ष के कुछ मेंबर्स के बैठने के तरीके पर आपत्ति जताई। सुखपाल खेड़ा और भगवंत मान में बहस हो गई। गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, इत्थे अफसर बैठे ने, तू रहन दे ना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करदा यार, बकवास करदा है बंदा यार। भगवंत मान के इसी अंदाज को अपोजिशन ने मुद्दा बना लिया। स्पीकर से मुख्यमंत्री समेत सारे विधायकों का एल्कोमीटर टेस्ट कराने की मांग की। स्पीकर ने मांग खारिज कर दी तो हंगामा और हो गया। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आकर सुखपाल खेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन की गरिमा को गिराया है, इसलिए एक्शन जरूरी है। कि भगवंत मान ने अज दारू पीती हुई है, सदन में शराब पी के आया और ये रजिया होया वा। इस करके असी खड़े उठ के मैं ऑब्जेक्ट किया, चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट सीगा, कि तुसी दसो कि तुसी आज दारू पीती है
ਸੌ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੋਰ ਅਵਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰੇਤ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ और एमएलए ने डिमांड की कि भगवंत मान का अल्कोहल टेस्ट करवाया जाए। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि जब कार चलाने वाले ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट हो सकता है तो सरकार चलाने वाले का क्यों नहीं हो सकता। पंजाब विधानसभा का जो सदन है, भवन है, वो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। अगर मंदिर में या गुरुद्वारे में कोई आदमी नशे के हालात में जाए, शराब पी के जाए, तो अवमानना और अपमान होता है। तो मेरी एक बेनती है भगवंत मान जी से कि आज स्पेशल सेशन के महत्व को देखते हुए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूर करवा लिया जाना चाहिए सारे लीडर साहिबान का, क्योंकि अगर कार चलाने के लिए रात को ड्राइवर का शराब के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, पायलट जहाज उड़ाने से पहले उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, और यहाँ पे तो लीडर साहिबान पंजाब को चलाना है साहब। पंजाब को चलाने वाले लीडर्स का अगर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो जाए तो मैं समझता हूँ भगवंत मान जी को फ्लोर टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंजाब का भी समस्या खत्म हो जाएगी और उनकी आम आदमी पार्टी की समस्या आज ही खत्म हो जाएगी, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे आज। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सुखपाल खेरा के खिलाफ अपने गांव में जमीन कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है, उसकी जांच हो रही है। उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सुखपाल खेरा और कांग्रेस के दूसरे नेता मुख्यमंत्री पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लोग एक झूठा फर्जी एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि वह बुखलाहट में है। उनके जिस एमएलए ने ये दोष लगाया है, थोड़ी देर पहला उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई थी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की, उनने पंचायत की लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है। आज उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। सो उस रिपोर्ट सामने आने के बाद वो मेंबर तिलमिला गए और कांग्रेस पार्टी को गुमराह करके बाहर ले गए। इसीलिए जब वो व्यक्ति नंगे हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लैंड माफिया चला रही है, तब ये ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना के, ऐसे झूठे आरोप लगा के आम आदमी पार्टी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की एक साजिश जो है वो कांग्रेस पार्टी रच रही है। बाद में भगवंत मान भी आए। हालांकि उन्होंने शराब पीने के आरोप पर कुछ ज्यादा नहीं कहा। वो बस इतना ही बोले कि विपक्ष फ्लोर टेस्ट में हार गया है, इसलिए अब दूसरे टेस्ट की बात कर रहा है। आज सभी अटकलों को विराम लग गया है। जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के 65 एमएलए इधर हैं, कोई कह रहा था 40 इधर, सब विराम। कांग्रेस ये कहकर बाहर गई कि टेस्ट होने चाहिए, स्पीकर साहब से मिले। अरे उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, और कौन सा टेस्ट होना चाहिए। 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। इसको लेकर भगवंत मान की सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन भगवंत मान एक चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों को तोहफा दिया और विश्वास मत हासिल करके अपने विरोधियों को जवाब भी दे दिया। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के एक बयान की खूब चर्चा हुई। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने आज ऐलान किया कि वो भविष्य में पवार परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो राजनीति करती हैं, लेकिन परिवार में राजनीति नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि परिवार में कौन कौन होगा, फैमिली की परिभाषा क्या होगी। सुप्रिया सुले ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके दादा दादी मतलब गोविंद राव पवार और शारदा बाई पवार की ब्लड लाइन से हैं, मतलब सुप्रिया सुले अपने कजन्स और उनके परिजनों के खिलाफ चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगी। पिछले लोकसभा इलेक्शन में सुप्रिया सुले ने बारामती सीट पर अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार को हराया था। इसके बाद अजीत पवार ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में भेजा था। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो सुनेत्रा पवार के खिलाफ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
वो कभी पवार परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। सुप्रिया सुळे ही गोविंदराव पवार आणि शारदाबाई पवार यांची जी नातवंड पवार आडनावाची आहे त्यांच्या विरोधात कधी इलेक्शन लड़णार नहीं। पवार फैमिली कल भी एक थी, आज भी है और कल भी रहेगी। राजनीति और फैमिली को आप मिक्स मत करिए। और मैं खुद जो मेरे दादा दादी है उनके जो बच्चे पवार फैमिली है, मैं लास्ट इलेक्शन में मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहती थी और मैं आगे 29 में भी उनके खिलाफ नहीं लड़ूंगी। मैं देश की सेवा के लिए आई हूँ, जहाँ से हो सके मैं चुन के इस देश की सेवा के लिए रखी। और जब ऐसी लड़ाई होती है तो बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जिनका काफ़ी नुकसान होता है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। किसी भी कार्यकर्ता हो या पार्टी को कोई दिक्कत हो, ऐसी मेरी तरफ से कोई भी कृति नहीं है। सुप्रिया सुले के इस फैसले पर परिवार के किसी मेंबर का कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन अजीत पवार वाली एनसीपी के नेता इस फैसले से खुश हैं। एनसीपी की नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि एनसीपी के कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ जाएं। इस नजरिए से सुप्रिया सुले का फैसला अच्छा है। हालांकि ये उनके फैमिली का निजी मामला है, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे वो एक स्टेटमेंट जो उनका आया वो एक खुशी देने वाला था, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होता है और परिवार अपनी जगह पे होता है, और उसी का उदाहरण जो है वो उन्होंने कल दिया। काफ़ी मेमोरीज भी उन्होंने दादा के साथ शेयर की। तो मुझे लगता है कि उनके जैसी नेशनल और सीनियर लेवल की जो लीडर है उनकी तरफ से, और फैमिली की एक जो जो उनके प्रमुख जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, ये बेहद खुशी की बात है। एंड ऑल ऑफ अस आर रियली हैप्पी अबाउट दिस स्टेटमेंट। महाराष्ट्र की बाकी राजनीतिक दल सुप्रिया सुले के बयान को एनसीपी और पवार परिवार का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। आरपीआई के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने राजनीति की वजह से परिवार में दरार न आने की बात कही। ऐसे में सुप्रिया सुले के फैसले से पवार परिवार के लोग और एनसीपी के कार्यकर्ता खुश बताए। उनका अच्छा है, अपने फैमिली में डिस्प्यूट जरूर हो सकता है, लेकिन आपस में लड़ना ठीक नहीं है। ये उनका बयान बहुत अच्छा बयान है और मुझे लगता है कि वहाँ कोई दूसरा पवार खड़ा रहेगा नहीं, लेकिन अगर कोई खड़ा रहता है तो अगर पार्थ पवार तो अभी राज्यसभा में आए हैं, जय पवार भी कोई वहाँ से चुनाव लड़ना नहीं चाहेगी, और इसीलिए उन्होंने जो बयान दिया है अच्छी बात है कि अपने फैमिली में एकजुट होनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने आज जो ऐलान किया उसके पीछे शरद पवार का दिमाग है। सुप्रिया ने पवार परिवार के किसी मेंबर के खिलाफ चुनाव न लड़ने का ऐलान करके एक तीर से दो शिकार किए। एक तो सुप्रिया के इस किस्म के ऐलान करने से दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज गया कि वो परिवार में एकता चाहती हैं, बड़ा दिल दिखा रही हैं। इससे लोगों की सिंपैथी सुप्रिया सुले को मिलेगी। और दूसरा, परिवार के खिलाफ चुनाव न लड़ने का ऐलान करके बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले ने अपना दावा पक्का कर लिया। सुप्रिया ने बारामती सीट से सुनेत्रा पवार को हराया था। अजीत पवार ने सुनेत्रा को राज्यसभा भेज दिया था, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद बारामती असेंबली सीट खाली हुई है, तो सुनेत्रा पवार राज्यसभा से इस्तीफा देकर अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ी और राज्यसभा में अपने बेटे पार्थ पवार को भेज दिया। इसलिए अब बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले का दावा नेचुरल है, और अगर भविष्य में कोई इस दावे को चुनौती देता है तो परिवार तोड़ने का आरोप उसी पर लगेगा। इसलिए सुप्रिया सुले का यह ऐलान इमोशनल से ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। अब बात बिहार की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एड्रेस आज चेंज हो गया। नीतीश कुमार अब पटना के सर्कुलर रोड पर 7 नंबर बंगले में रहेंगे। उन्होंने आज मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया। नीतीश कुमार का सामान आज मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट भी कर दिया गया। निशांत कुमार के साथ नीतीश कुमार अब यहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट होंगे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश अभी तक सीएम आवास 1 अणे मार्ग में ही रह रहे थे। इस्तीफे के बाद उनका सामान धीरे धीरे 7 सर्कुलर रोड के बंगले में शिफ्ट किया जा रहा था। ज्यादातर सामान पहले ही शिफ्ट हो चुका था। आज सुबह उनका निजी सामान ट्रैक्टर और एक पिकअप में भरकर 7 सर्कुलर रोड लाया गया और आज विधिवत तौर पर नीतीश 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए।
नीतीश के लिए ये बंगला नया नहीं है, वो पहले भी इसमें रह चुके हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त नीतीश इसी घर में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फिर से एक अणे मार्ग में रहने चले गए थे। खास बात यह कि नीतीश के नए आवास से कुछ ही दूरी पर लालू यादव का घर 10 सर्कुलर रोड है। मतलब लालू यादव और नीतीश कुमार अब पड़ोसी हो गए। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। अभी भी 6 लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने, उनकी सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच के आधार पर क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गौड़ और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन तीनों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। इसके अलावा बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है और अगले आदेश तक मध्य प्रदेश में क्रूज चलाने पर रोक लगा दी गई है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक दिल दहलाने वाली तस्वीर आई। रेस्क्यू टीम ने एक महिला का शव डैम से निकाला। इस महिला ने अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगा रखा था। महिला ने जो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी उसी में अपने बच्चे को भी लपेट लिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। मां बेटी की डेड बॉडी एक ही लाइफ जैकेट में मिली। हादसे में जिन लोगों की जान बची है उन्होंने बताया कि मंजर बहुत डरावना था। तेज हवा चलने के बाद क्रूज डोलने लगा। धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। क्रूज किनारे तक पहुंच पाता या बाहर निकल पाता उससे पहले ही डूब गया। कई लोगों ने घंटों पानी के बीच रहकर इसी तरह अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद बरगी डैम पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है। इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बरगी डैम में हादसा क्रूज चलाने वालों की लापरवाही का नतीजा है। जब प्रशासन की तरफ से आंधी तूफान आने का, मौसम खराब होने का अलर्ट दे दिया गया था, डैम के आसपास न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई थी, इसके बाद भी क्रूज को पानी में क्यों उतारा गया? इसकी जांच होनी चाहिए और इतनी बड़ी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आज की बात में इतना ही, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान हैं कालकी धाम के पीठाधीश पर आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम हीरो बनना चाहते थे, घर से भागकर मुंबई गए, लेकिन साधु कैसे बन गए? वो 32 साल कांग्रेस में रहे, प्रियंका गांधी के करीबी रहे, लेकिन कांग्रेस से उनका मोह भंग क्यों हो गया? अब वो मोदी के मुरीद क्यों हो गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब आप सुन पाएंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम से कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम आचार्य प्रमोद कृष्णम। रजत जी, सनातन एक ऐसा अकेला धर्म है जिसकी उत्पत्ति इस भारत की भूमि पर हुई है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पे खड़े होकर के शंखनाद करते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए उद्घोष करते हैं, तब सनातन जागे। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा जीवन का संघर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागता है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, घास की रोटी, लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं करते, तब सनातन जागता है। एक भगवा सन्यासी विवेकानंद शिकागो की धरती पर जब विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति, चाय वाले के घर में पैदा हुआ व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 500 साल के संघर्ष को खत्म करके जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत होता है, तब सनातन जागृत होता है।
धर्मगुरु और राजनेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे